नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वक्त है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत के लिए सिर्फ कतर से ही नहीं खुशखबरी भी अब सामने आई है, बल्कि कतर के पड़ोसी मुस्लिम देश यूएई से भी एक अच्छी खबर सामने आई। यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन जी न्यूज की टीम पीएम से पहले ही अबू धाबी मंदिर पहुंची है और अबू धाबी के मंदिर पर जी न्यूज की भव्य कवरेज का आप भी हिस्सा बनिए और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम देश की राजधानी में बना ये पहला हिंदू मंदिर है। 2 दिन बाद इस दिव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पीएम मोदी से पहले जी न्यूज अबू धाबी के इस भव्य मंदिर में पहुंच चुका है। अबू धाबी के हिंदू मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और इसी रास्ते से श्रद्धालु आने वाले दिनों में अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। कुल 27 एकड़ के परिसर में हिंदू मंदिर यहाँ पर बनाया गया है अबू धाबी में, और साथ ही यहाँ पर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर इसलिए क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा यहाँ पर जेस्चर दिया गया है बीएपीएस संस्था के द्वारा, भारत के द्वारा यूएई के सम्मान में, क्योंकि यूएई की सरकार ने अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के लिए जमीन का आवंटन भी मुफ्त में दिया है। करीब 27 एकड़ में फैले इस विशाल स्वामीनारायण मंदिर की खूबियां बताएं। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश में बना ये हिंदू मंदिर न सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होती दोस्ती का भी एक बड़ा सबूत है। We are incredibly excited. This mandir is a dream come true for everyone in the Indian community living over here in the Middle East. जिस मुल्क में कुछ वक्त पहले तक घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी, वहाँ हिंदू देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की आकृतियाँ दर्शाते इस दिव्य मंदिर की परिकल्पना करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली यूएई की आधिकारिक यात्रा पर यहाँ आए थे, तभी यहाँ के क्राउन प्रिंस ने इस भव्य मंदिर की अनुमति के साथ साथ 27 एकड़ जमीन भी भेंट कर दी थी। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको अलग अलग हिस्सों से लगातार रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर की खूबसूरती देखिए। और साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरह के 96 घंटियाँ लगाई गई हैं। 96 घंटियाँ इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि जो प्रमुख स्वामी जी महाराज हैं, उनकी जो उम्र रही वो 96 साल रही। जब वो शारजहाँ आए थे तब उन्होंने उनका सपना था कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो, और उसके बाद से जो बीएपीएस संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज रहे, उन्होंने जो सपना देखा था उसे मौजूदा महंत स्वामी जी महाराज ने पूरा किया है। अबू धाबी में यह खास मंदिर बनकर तैयार है। 96 घंटियां प्रमुख स्वामी जी महाराज के याद में यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसके साथ ही साथ जो मंदिर के सीढ़ियों के ठीक बाहर का हिस्सा है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफी खूबसूरत आपको यहाँ पर इलाका दिखाई देगा। इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा 34 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी 2015 से लेकर अब तक 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी की ये तीसरी यूएई यात्रा है। अपने 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी सिर्फ इस मंदिर का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि भारत और यूएई के बीच दोस्ती की नई इबारत भी लिखेंगे। India had the very special honor when Prime Minister Shri Narendra Modi was the only Prime Minister, head of state, head of government to actually speak at the ceremonial welcome plenary. So it's a very special relationship which has been going from height to height over the last 8 or 9, 10 years. पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
इसके साथ ही यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ भी उनकी अलग से बैठक है। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। अबू धाबी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई, जिसमें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 129 वोट पड़े, तो वहीं इसके विपक्ष में भी एक भी वोट नहीं पड़ा। मगर इन सब के दौरान बिहार विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो वार पलटवार था वो बेहद दिलचस्प था। आपको दिखाते हैं बहुमत परीक्षण के बीच में चाचा भतीजे में कैसे छिड़ी जुबानी जंग। एनडीए गठबंधन ने लोकसभा की लड़ाई में 400 प्लस के लक्ष्य की पहली लड़ाई आज जीत ली। टीम मोदी को 400 प्लस का आंकड़ा पार करने के लिए बिहार के जिस सियासी मैदान की दरकार थी वो अब तैयार हो गया है। एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल हुए नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, मगर इसके पहले बिहार की सड़कों से लेकर सदन तक जबरदस्त हंगामा हुआ। जो हम लोगों के पक्ष में है उसका भी वोट। हालांकि बिहार विधानसभा में आज जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसकी पटकथा करीब एक हफ्ते पहले ही लिखी जा चुकी थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारकर एनडीए में आने के बाद से ही विश्वास प्रस्ताव के दौरान जोड़ तोड़ की आशंकाओं का बाजार गर्म था, और हुआ भी वही। फ्लो टेस्ट से ठीक पहले आरजेडी के 2 विधायक भी पलटी मारकर नीतीश के पाले में पहुंच गए। आरजेडी के इन बागी विधायकों के नाम है निर्मला देवी और प्रहलाद यादव। मेरे क्षेत्र में बहुत से समस्या है, विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा था, तो हम आ गए। क्योंकि एनडीए में हम चाहते हैं कि जो क्षेत्र की समस्या है, जिसके लिए हमको 30 साल से एमएलए बनाते आ रहा जनता, कम से कम उसकी समस्या को तो दूर करें, इसी आशा उम्मीद के साथ हम आए हैं। 2 दिन पहले तक जो आरजेडी बार बार जेडीयू के साथ खेला करने का दावा कर रही थी, ऐन मौके पर उनके साथ ही खेल हो गया, जिससे तेजस्वी यादव तमतमा उठे। सब जवाब मेरे यहाँ। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ। नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद की। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तेजस्वी के तेवर अपने बागी विधायकों पर गर्म थे, मगर उनके असली निशाने पर थे 9वीं बार सूबे के सीएम और उनके पुराने सहयोगी नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने बार बार पलटने को लेकर नीतीश की मजबूरियों पर प्रहार किया। साथ ही तंज कसते हुए बीजेपी से पूछा कि नीतीश आगे नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर नीतीश कुमार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा, और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये साथ में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया, सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया, और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। हालांकि तेजस्वी ने चाचा को ऑफर भी दिया कि अगर कोई दिक्कत होगी तो वो फिर से हाजिर रहेंगे। वहीं उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए बीजेपी को कैकेयी भी बता डाला। इसके जवाब में नीतीश ने तेजस्वी को 2005 के पहले का दौर याद दिला दिया। बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम बनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी
कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच विश्वास मत पेश किया गया, मगर उससे पहले ही आरजेडी और महागठबंधन के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए और विधानसभा के बाहर एनडीए गठबंधन पर अपनी भड़ास निकाली। विपक्ष के वॉकआउट का नतीजा ये हुआ कि एनडीए गठबंधन को बिना लड़े ही जीत हासिल हो गई। हमने पहले दावा किया था ना मेला लगेगा, तो मेला तो लग गया। अब तेजस्वी यादव जी और राजद के कुनवा ऐसे कर रहा था, ऐसे तब ऐसे उंगली टेढ़ा करिए। पहला संख्या में जितनी हमको आवश्यकता है उससे अधिक संख्या हमारे पास, तो हम लोग तो शुरू से कहते थे। अब कुछ लोगों को बहुत कुछ भ्रम था। खबरों के मुताबिक अब 19 फरवरी को बिहार सरकार का विस्तार होगा, जबकि बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री बनने की रेस में शहबाज शरीफ सबसे आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने, उसके सिर कांटों का ताज ही सजेगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि मुल्क को उबारना लगभग नामुमकिन है, और गठबंधन की कमजोर सरकार से अर्थव्यवस्था का भला नहीं होने वाला है। अब आप देखिए कैसे पाकिस्तान के ऊपर 45 दिनों के अंदर दिवालिया होने का संकट मंडरा रहा है। महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे हैं। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। अंडों की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत 258 रुपए से बढ़कर 260 रुपए दर्जन हो गई है। IMF को नई मुंतखब हुकूमत से मुज़ाकरात की जल्दी। IMF का मुज़ाकराती वफ्द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। एक तरफ सब्जियां महंगी, दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऑयल 422 से 523 रुपए तक फरोख्त होने लगे। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में बिक रहा। पाकिस्तान में चुनाव के बाद बाजार गिर गया है, महंगाई आसमान छू रही है, व्यापारी देश छोड़ रहे हैं और एक्सपर्ट बता रहे हैं देश और ज्यादा गर्त में जाने वाला है। सबसे पहले आप समझिए किस तरह पाकिस्तान सिर्फ 45 दिन में दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान के सरकारी खजाने में सिर्फ 45 दिनों का पैसा बचा है। इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $8 बिलियन है, जो करीब 1.5 महीने तक के सामानों के आयात जितना है। देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल इस बात की भी है कि 2024 में मुल्क की GDP महज 2.1% की दर से बढ़ने की संभावना है। विकास की ये दर कमजोर सरकार आने पर और ज्यादा नीचे जा सकती है। वहीं $1 की कीमत भी 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों और गठबंधन सरकार की कवायद के बीच पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले ही रोज मंदी 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया।
इंडेक्स 1026 पॉइंट्स की कमी से 61,917 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है गैर मुतवक्के रिजल्ट की वजह से इन्वेस्टर्स के एतमाद में कमी हुई है, जिसकी वजह से सरमायाकार अपना सरमाया शेयर्स फरोख्त करके महफूज कर रहे हैं। इस बीच आम पाकिस्तानियों की महंगाई से कमर टूट चुकी है। फल, सब्जी और रोजमर्रा के सामानों की कीमत भी आसमान छू रही है। लोगों ने वोट दिया था कि हालात बदलेंगे, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। जो सरकारी नरफनामे जारी किए गए इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 7 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। प्याज 25 रुपये महंगा करके 230 रुपये, मार्केट में 280 से 250 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन चाइना 15 रुपये महंगा करके 525 रुपये मुकर्रर किया गया। नहीं, सस्ती तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं सब्ज़ी लेने आया हूँ, प्याज, टमाटर, थोम वगैरह, तो हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। जो हमारे जैसे गवर्नमेंट के जॉब मुलाजम है, वो तो समझ लेके बहुत मुश्किल हो गया गुजारा हमारा। तो पाकिस्तान में जब से साफ हुआ है कि गठबंधन सरकार जारी रहेगी और जिनके राज में देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हुआ था, वही सरकार दोबारा सत्ता में आने जा रही है, तब से अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर आने की संभावना कम हो गई है, क्योंकि इस सरकार के भी बहुत दिनों तक नहीं चलने की भविष्यवाणी की जा रही है। इलेक्शन का नतीजा बच्चा समझकर जो गोद ले रहा है नवाज शरीफ, उसको पता है बच्चा उसका नहीं है, पड़ोसियों का है, उठा के ले आया, ये वापस करे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है, हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, केपी और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। इधर चुनाव से पहले पाकिस्तान के व्यापारियों में मची भगदड़ चुनाव के नतीजों के बाद और ज्यादा तेज होने की खबर है। बड़े व्यापारी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े व्यापारी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ के बड़े व्यापारियों ने दुबई के रियल एस्टेट में निवेश किया है। दुबई में ट्रेड और बिजनेस हाउस भी पाकिस्तानियों ने खोल लिए हैं। कई बड़े व्यापारियों ने अपना बिजनेस पूरी तरह से दुबई शिफ्ट कर लिया है। पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों ने यह फैसला किया है। मसला ये है कि अवाम को इन पे एतमाद नहीं था। जब अवाम में और हुकूमत में एक गैप पैदा हो जाए तो मईशत नहीं चल सकती। अवाम में और हुकूमत के अंदर बदएतमादी पैदा हो जाए तो मईशत नहीं चल सकती उस मुल्क की। तो पहले तो ये फिर भी कुछ वोट शोट लेकर आए हुए थे 2018 के इंतखाब में, और इन्होंने एक हुकूमत बना ली, इमरान खान की हुकूमत गिरा के, जैसे भी साजिश करके गिराई इन्होंने। लेकिन अब तो इनके पास वोट भी नहीं है, अब तो ये चोरी के मैंडेट के साथ आ रहे हैं। अब नई सरकार बनते ही पाकिस्तान को विदेश से पैसा लेने की जरूरत होगी, जबकि मुल्क पहले से ही 100 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। नई सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा कि वो IMF से $3 बिलियन का कर्ज ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुल्क दिवालिया घोषित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।